तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मेडिसिनल एंट्रेंस प्रिपरेशन एक्ट को कंप्लीट बनाते हैं। तो देखिए, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटी। लेवी का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी टैक्स है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। अब किस प्रकार का टैक्स या ड्यूटी आपको देना है, देखिए मेडिसिनल प्रिपरेशन को अपन एक्साइज ड्यूटीज टैक्स भी एक्ट भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। चलिए तो अपन देखते हैं किस चीज पे आपको टैक्स देना है। ऑन व्हाट थिंग यू हैव टू गिव टैक्स, तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे टैक्स देना है जिनके अंदर एल्कोहल है, ठीक है, या फिर नार्कोस वगैरह से भी रिलेटेड है तो भी अपन ऐसा कह सकता है। मुझे यकीन है कि आपको ये सब चीजें दिख रही होंगी। टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन सच प्रिपरेशन, देखिए जैसी भी प्रिपरेशन थी, ये जो दोनों प्रिपरेशन थी जिनके अंदर अल्कोहल यूज हो रहा था, तो यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ड्यूटीज ना लगाई जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ यदि उनके पास कितना रॉ मटेरियल है या फिर वो किसी और स्टेट से इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये जितने भी सवाल हैं इनके एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। सपोज कर लीजिए कि अपन बात कर रहे हैं हरियाणा पंजाब के अंदर, सपोज कर लीजिए अल्कोहल ज्यादा प्रोड्यूस होता है और केरल में कम होता है, तो केरल चीजें इंपोर्ट करेगा हरियाणा पंजाब से, या तो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश प्रोडक्ट। तो वो सारी जो चीजें हैं यदि उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगने लगा केरला के अंदर और हरियाणा के अंदर कम लगता है क्योंकि वहां पे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी है। तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए भी हमें मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट लाना पड़ा, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, अब इसको गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिसर इंचार्ज अपना अपॉइंट करती है जो कि हेल्प करते हैं एक्साइज कमिश्नर की। अब देखो फर्दर एक्साइज कमिश्नर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के लिए जितनी भी स्पिरिट, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ स्पिरिट, SPIRIT, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एथेनॉल की बात कर रहा हूँ। जो एथेनॉल है या फिर इथाइल अल्कोहल है, ये जो भी है, ये अगर जो कभी भी पूरे स्टेट से बाहर जाएगा, पूरे स्टेट में से कहीं और जाएगा, तो उस हर एक चीज की छोटी छोटी चीज, जैसे कहते हैं ना कि मेरे बगैर जाने एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसा चीज था। एक्साइज कमिश्नर इज ओवरऑल हेड ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट। हर एक स्टेट में अपना अपना एक्साइज कमिश्नर होता है। चलिए ठीक है, अब ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए या फिर पता रहनी चाहिए, याद तो नहीं कहूंगा मैं, पता होनी चाहिए। मेडिसिनल प्रिपरेशन होता है फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज के लिए, जो भी मेडिसिनल प्रिपरेशन बनती है वो। टॉयलेट प्रिपरेशन, अब ये क्या होते हैं, ये अल्टर करते हैं बेसिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लाइक हेयर टीथ, उनको बेटर दिखाते हैं स्किन को। डीनेचर्ड अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो डीनेचर्ड अल्कोहल है। रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, अब ऐसी प्रिपरेशन है जिनका मिसयूज किया जा सकता है, मतलब बेसिकली तो तुम्हारे लिए मेडिसिनल प्रिपरेशन ही बनी थी लेकिन लोग उसको बीवरेज की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसका मिसयूज हो रहा है, तो ऐसी प्रिपरेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, तो 50% ओवर प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अब देखिए आपने डिस्पेंसिंग फार्मेसी यदि अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं 51.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये जो होता है, दिस इज इक्वल टू 100 प्रूफ स्पिरिट्स, ठीक है। अपन प्रूफ स्पिरिट के अंदर सारी चीजें पढ़ते हैं ये, ठीक है। अब उसकी जो वीडियोस वगैरह अभी तक अपलोड नहीं हुई है मेरे चैनल पे, आने वाले समय में अपलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और से पढ़ लीजिए इसे। तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे देखिए 50% ओवर प्रूफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम एक्चुअली में यहाँ पे 50 ओवर प्रूफ स्ट्रेंथ बना रहे हैं, तो अपन 150 प्रूफ स्पिरिट्स को बना रहे हैं, 150 प्रूफ बना रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें आप परसेंटेज स्ट्रेंथ करके 100 माइनस ओवर प्रूफ या फिर मतलब कुछ ऐसे करके, यहाँ पे नीचे है मुझे अभी याद नहीं, तो ये प्रॉपर फार्मूला है जिसके बेसिस पे आप ये जो अमाउंट है, ये स्ट्रेंथ है, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये बात है रेक्टिफाइड स्पिरिट के बारे में। अब वेयर हाउस जो है, देखिए वेयर हाउस चाहे बॉन्डेड के लिए हो या फिर नॉन बॉन्डेड के लिए हो, बहुत लोग इसका बहुत बड़ा पहाड़ बना के रखते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड के अंदर, देखिए बहुत आसान चीज है, आप सारी चीजें इसी क्लास के अंदर पूरी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेयर हाउस है ये बॉन्डेड ओनली ही होता है। नॉन बॉन्डेड के लिए भी प्रिपरेशंस के लिए यदि आपको स्टोर करना है तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक। नॉन बॉन्डेड के लिए आपको स्पिरिट चाहिए, वो अगर स्पिरिट स्टोर से जा रहा है तो वो बॉन्डेड स्पिरिट स्टोर ही होगा, ठीक। दो चीजें दिमाग में। अब देखिए बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे पहला और जो सबसे मेन डिफरेंस है वो मैंने यही लिख रखा है। अब देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लस फैक्ट्री। तो प्रेमिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड ऑन व्हाट, स्पिरिट। इस पे यदि ड्यूटी नहीं पे की गई है
तो वो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों के पास लाइसेंस होता है। यदि आप ऐसा सोचे कि नॉन बॉन्डेड इलीगल तरीके से चलाया जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर लाइसेंसिंग होती है। अब नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि प्रेमिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर ड्यूटी हैज बीन पेड। आप जैसे ही वेयर हाउस या स्पिरिट स्टोर से ये जो हमारा स्पिरिट है इसको लेके आओगे या फिर अल्कोहल को लेके आओगे, तो उसमें पहले ही आप ड्यूटी पे कर दोगे। लेकिन बॉन्डेड में ऐसा नहीं है, यू डोंट पे ड्यूटी। जब आप उससे स्पिरिट लेके आ रहे हैं तब आप ड्यूटी को पे नहीं करते हैं। यही मेजर और सबसे पहला डिफरेंस है, याद रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन होती है, इसमें आता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आता है। तो एलोपैथिक कैसे बनती है, आईपी, बीपी, यूएसपी के अकॉर्डिंग। हमारा जो होम्योपैथिक है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया एंड जनरल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनती है। अब देखिए इसमें क्या है कि 4% वैट लगता है इसमें। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो अब जीएसटी आ गया है, तो हो सकता है ये वैट से चेंज होकर जीएसटी की किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ गया हो, जो भी है अभी, लेकिन हमें वैट ही पढ़ना है, क्योंकि यदि एग्जाम में सवाल आएंगे तो वैट से आएंगे। वैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, रुकिए। आयुर्वेदिक, यहाँ पे आईसी है आयुर्वेदिक। तो इनमें दो तरीके के अल्कोहल होते हैं। पहला तो प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, मतलब जिस तरीके से प्रिपेयर होकर अगर वो वाले अल्कोहल ऐड हो रहे हैं तो आपको वैट देना है। और सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल लाइक अस्वा एंड अरिस्टा, ये दो चीजें याद रखनी है आपको, अस्वा एंड अरिस्टा, ये दो सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले ड्यूटी नहीं पे की जाती थी, नो ड्यूटी, नॉट नहीं, नो ड्यूटी वॉज पेड। मैंने कॉमा लगाया है फिर बट लिखा है, दोनों में अंतर है, स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। नो ड्यूटी वॉज पेड मतलब पहले ड्यूटी नहीं पे की जाती थी, बट नाउ इफ इट हैज मोर देन 2% ऑफ एल्कोहल देन 4% वैट इज पेड। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि पहले आप सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल का यदि कोई भी मेडिसिनल टॉलरेट प्रिपरेशन बना रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप बिल्कुल बनाइए, जिसको देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ऐसा है कि उस प्रिपरेशन के अंदर यदि 2% से ज्यादा का अल्कोहल यूज हो रहा है, भले ही वो सेल्फ जनरेटिंग क्यों ना हो और आयुर्वेदिक का वो फॉर्मुलेशन क्यों ना हो, आपको 4% वैट पे करना ही होगा यदि 2% से ज्यादा उसमें अल्कोहल है। ठीक, तो ये तो ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव वगैरह या फिर डेफिनेशंस वगैरह हो गई हमारे लिए। अब देखिए अपन एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रिपरेशन को देख रहे हैं। अब ये जो चीज है ये हमारे सेक्शन 3 के अंदर दे रखी है। सेक्शन 3 ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर एक्साइज ड्यूटी कितनी लगनी है, किस तरीके के प्रिपरेशन पे कितनी एक्साइज ड्यूटी लगनी है, ये सारे के बारे में बता रखा है। अब देखिए एलोपैथिक मेडिसिनल प्रिपरेशन जो है, यदि इसके ऊपर आपको लगाना है, जो हमारे पास वो 20% है, 20% वैट कह लीजिए। अब देखिए अब वैट का कॉन्सेप्ट हट चुका है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन बुक्स के अंदर तो ये चेंजेस नहीं आए हैं। 20% वैट को अगर आप 20% जीएसटी, क्योंकि देखिए जीएसटी भी कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। अभी किस सेक्शन में आता है मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है। अपन को अभी वही चीज याद करनी है जो अभी तक चली आ रही है, उसी को याद करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मेडिसिनल प्रिपरेशन इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम या फिर सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर यहाँ पे 4% लगता है एक्साइज ड्यूटी। प्रिपरेशन विद अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, यहाँ पे 6% लगता है। मैंने आपको सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल और डिस्टिलेशन द्वारा अल्कोहल के बारे में बताया था अभी कुछ देर पहले। मेडिसिन और नहीं बताया तो बता दूंगा। मेडिसिनल प्रिपरेशन बट नार्कोटिक्स, अपन दोबारा से आ जाते हैं 20% पे, मतलब यहाँ पे नार्कोटिक मेडिसिनल प्रिपरेशन बना रहे हैं लेकिन उसमें नार्कोटिक सब्सटेंस का यूज किया गया है, तो 20% उस पे लगेगा। होम्योपैथिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल वी कम अगेन टू 4%। आपको ध्यान देना है, मैं ऐसे हवा में आपको नहीं लिख रहा हूँ ये सब, आपको ये सब चीजें नोट डाउन कर लेनी है। चलिए अपन लास्ट पॉइंट पे हैं, टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और नार्कोटिक। अब देखिए टॉयलेट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा लगता है, अप टू 50% ऑफ वैट लग रहा है। देखिए इसको अपन जब वैट को पढ़ते हैं तो इसको अपन किताब के अंदर एट वेलोरम की तरह पढ़ेंगे। ये शब्द यूज किया गया है, ये अपन वैट को डिफाइन करते हैं, ये जो परसेंट है इसे, ठीक है। लेकिन अब अपन जीएसटी के कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, तो हो सकता है इनके अंदर कोई चेंजेस आए हो, लेकिन अभी भी कोई सवाल यहाँ से बनेगा तो उसके आंसर्स यही बनेंगे। ओके, तो फाइनली अपन उस पार्ट पे आ चुके हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता ऐसा किसी तरीके से आपको कभी किसी ने पढ़ाया होगा बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड को। देखिए मैंने 2 अलग अलग टेबल्स के अंदर सारे ही पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब जो मैंने यहाँ डू लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स हैं ये सामने वाले पॉइंट से मैच करते हैं, मतलब वो चीजें बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड के अंदर कॉमन है। तो इतनी डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करिए, इस टेबल को ऐसे के ऐसा ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं नॉन बॉन्डेड से, क्योंकि उसके अंदर लगभग सारी चीजें लिखी है। मैंने डू इधर नहीं लिखा है, इधर लिखा है। आप पहले नॉन बॉन्डेड समझिए, आप बॉन्डेड अपने आप समझ जाएंगे। देखिए बॉन्डेड होने का मतलब कि आपने पहले ही कुछ इतने पैसे दे चुके हैं
जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हो। यही कारण है कि आपसे ड्यूटी जो है वो नहीं ली जाती है, क्योंकि आपने एक सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है। तो ड्यूटी, जैसे मैंने यहां लिखा है एक पॉइंट कि इट कैन बी पेड इफ प्रोडक्ट, देखिए आप जो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी दे रहे हैं, नॉन बॉन्डेड में जो मैंने आपको बताया था कि आप ड्यूटी पे करते हैं, वो आप बेसिकली रॉ मटेरियल पे दे रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल यहाँ क्या है? अल्कोहल है। अपन इथेनॉल की बात कर रहे हैं, या फिर स्पिरिट की बात कर रहे हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, सेम चीज है तीनों। तो अपन उसमें क्या करते हैं कि उस पर ड्यूटी पे करते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल है। लेकिन बॉन्डेड के अंदर कुछ चीजों में ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कुछ चीजों में नहीं पे करनी पड़ती है। आप इनिशियली लेकिन अल्कोहल के ऊपर ड्यूटी नहीं पे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पे करते हैं। ठीक, तो मैंने यहां लिखा है कैन बी पेड इफ प्रोडक्ट या फिर प्रिपरेशन जो भी आपने बनाया है इज बीइंग इशूड फ्रॉम द बॉन्डेड लेबोरेटरी, मतलब एज अ एंड प्रोडक्ट वो हमारे बॉन्डेड लेबोरेटरी जो हमने बनाया है उससे अब बाहर जा रहा है। मतलब इट हैज बिकम अ कॉमोडिटी, एसेंशियल बन चुका है, वो एक पूरी मेडिसिन या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन बन चुकी है, तब जाके आप उस पर ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, समझिए। वापस आते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट पे, चलिए। नॉन बॉन्डेड जनरल ड्रेनेज सिस्टम, जनरल ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां कहीं से भी जिस भी तरीके से पाइप्स वगैरह हैं आपस में कनेक्टेड हैं और फाइनली एक जनरल ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। नॉन बॉन्डेड में दूसरा पॉइंट ये हो गया इलेक्ट्रिक एंड गैस कनेक्शन सिंगल कट ऑफ स्विच। अब देखिए इसको आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के लिए सिंगल स्विच है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक सिंगल स्विच, गैस के लिए एक अलग सिंगल स्विच, दो स्विचेस हैं। होता है ऐसा, कई बार आप नहीं समझ पाते हैं कुछ चीजों को, या फिर ऐसे इवेलुएट कर लेते हैं कि वो गलत हो जाता है आपके लिए समझना। सेम चीज यहां है, मैंने दोनों के अंदर बॉन्डेड के अंदर डू लिखा है, मतलब उसमें भी जनरल ड्रेनेज सिस्टम और सिंगल स्विच कट ऑफ है, दोनों अलग अलग। इसके अंदर रेगुलेटर और स्विचेस होते हैं, रेगुलेटर फॉर गैस कनेक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्विच। सेम चीज है, आयरन बार विंडोज के अंदर लगे होने चाहिए जो कि 19 mm थिक, 102 mm अपार्ट, मतलब जिसको आप ऐसे डिफरेंस में कह सकते हैं, और 51 mm डीप, सॉरी 51 mm ये है, 102 mm ये है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, सेम चीज यहां पे डू है, मतलब जो चीज नॉन बॉन्डेड में आयरन बार जितने नाप में लगने वाली है उतनी ही यहां पे भी उसी नाप में बॉन्डेड में भी लगने वाली है। अब देखिए डिफरेंस कहां कहां क्रिएट होता है, अब देखिए डिफरेंस की टैली शुरू होने वाली है। फिक्स टाइम आवर्स एंड डेज बाय कमिश्नर। अब देखिए हमारा एक्साइज कमिश्नर जो है वो एक फिक्स टाइम आवर्स एंड डेज, देखिए इसके अंदर जो फिक्स टाइम होता है, मैं यहां लिखूं तो 6 AM से लेके 6 PM के बीच में जो भी होता है नॉन बॉन्डेड के अंदर। ये तो ठीक है, आपने फिक्स टाइम कर दिया, वर्कर आएंगे, मैन्युफैक्चरर आएगा, काम करेगा, जाएगा, जो भी है उसका मतलब है, क्योंकि एक्साइज कमिश्नर ने फिक्स कर दिया वो टाइम। आपको ये भी पता है कि नॉन बॉन्डेड के अंदर कमिश्नर नहीं बैठा होता है, क्योंकि उसके लिए उसका एक पर्टिकुलर रूम नहीं होता है। अब यही आप बात करें, इसी पॉइंट को यदि आप बॉन्डेड में देखें तो ओनली ऑपरेशनल अंडर एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंस, मतलब ये है कि एक्साइज ऑफिसर यदि नहीं मौजूद होगा तो आप बॉन्डेड के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। लॉक लगा होता है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब देखिए सेपरेट स्पिरिट स्टोर फॉर रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, यहां पे भी होता है, सेम है। इसको अपन डू नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में कवर करने वाला हूं। सेपरेट लैब चाहिए, एक स्पिरिट स्टोर चाहिए और फिनिश स्टोर फॉर ईच। अब देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट के लिए एक अलग से स्पिरिट स्टोर होता है, उसके अलावा जो स्पिरिट स्टोर होता है, मैंने रेक्टिफाइड स्पिरिट की डेफिनेशन आपको एकदम स्टार्टिंग में समझाई थी क्या होती है। 50% ओवर प्रूफ स्पिरिट को अपन रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। एंड ईच हैविंग वन डोर, मतलब अपन वन एंट्रेंस पॉलिसी, और हर एक लैब में जाने के लिए अपन सिंगल डोर को यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा पॉइंट पेमेंट से रिलेटेड। अब पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज फील्ड इन ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 लोगों को वो कॉपीज जाती है, एक तो ऑफिसर इंचार्ज, एक लाइसेंसी अपने पास रखता है, तीसरा वेयर हाउस कीपर के पास जाता है जहां से आप स्पिरिट इशू करवाते हैं। अगला पॉइंट स्टॉक रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन्ड। स्टॉक रजिस्टर जो भी होता है उसको मेंटेन करवाना होता है। खैर इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। एक्साइज ऑफिसर कैन टेक अप टू 10% ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनालिसिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10 to 15% होता है, 10 to 15%, अप टू 15%, 15% से ज्यादा नहीं, और मिनिमम 10% एक्साइज ऑफिसर अपने साथ प्रिपरेशन लेके जा सकता है। और यदि रिपोर्ट उसके जो भी टेस्ट वगैरह है उसकी रिपोर्ट आती है और कहते हैं उसमें कि वो 3% ओवर प्रूफ या 3 अंडर प्रूफ है फ्रॉम द क्लेम्ड वैल्यू, मतलब जितना मैन्युफैक्चरर ने बताया था, तो मैन्युफैक्चरर पेनाल्टी देते हैं अप टू 10 टाइम्स और मैक्सिमम 2000 रुपीज तक का। भले ही वो 10 टाइम्स 2000 से एक्सीड कर रहा हो, लेकिन अब 2000 ही देंगे, पर बैच देते हैं। यदि ऐसे कई सारे बैचेस हैं जिनके साथ ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ वाली दिक्कत हो गई है, तो वो हर बैच के ऊपर 2000 रुपीज का फाइन देते हैं, मैक्सिमम 2000, वरना तो 10 टाइम्स है। अब देखिए इंस्पेक्शन जो है ये वंस एवरी मंथ हो जानी चाहिए,
नॉन बॉन्डेड के अंदर, बॉन्डेड के अंदर भी सेम ही है, इंस्पेक्शन हो जानी चाहिए वंस एवरी मंथ। अब देखिए वहां पे तो एक्साइज कमिश्नर खुद होता है, तो वहां पे इंस्पेक्शन की इतनी कोई जरूरत खास है नहीं, तो अपन इंस्पेक्शन को इसमें इस पॉइंट में लिखते हैं नॉन बॉन्डेड के अंदर। और उसके बाद अकाउंट जो है वेरीफाइड ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो भी अकाउंट्स हैं जो कि अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ड्यूटी वगैरह पे कर रहे हैं, तो आप बेसिकली वो जो अकाउंट है वो आप 5th ऑफ एवरी मंथ को उनको लाके दिखा देते हैं, जो एक्साइज ऑफिसर है या फिर ऑफिसर इंचार्ज है। चलिए, तो अब अपन वापस बॉन्डेड पे आ जाते हैं। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा था ओनली ऑपरेशनल अंडर एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंस। अब देखिए वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पिरिट स्टोर, एक लैब और एक फिनिश स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट है, एक प्लेन स्पिरिट स्टोर चाहिए, एक सेपरेट फिनिश स्टोर फॉर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए अलग फिनिश स्टोर, टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए अलग फिनिश स्टोर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूम होना चाहिए, वहां पे नहीं था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपन रॉ मटेरियल वाले रूम में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यस, यहाँ पे एक पॉइंट मिस किया मैंने, रॉ मटेरियल का भी एक रूम होगा, मतलब स्पिरिट स्टोर के अलावा भी रॉ मटेरियल का एक रूम होगा। अपन इस स्टोर जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूम था वो भी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए अलग अलग है। वन रूम फॉर ऑफिसर इंचार्ज, अपना ये पॉइंट बन जाता है। अब देखिए वहां पे जो हमारे पास थे एक्साइज कमिश्नर वगैरह, उनका वहां होना जरूरी नहीं था, लेकिन अपन को पता है यहाँ पे कि सारे ऑपरेशन जो है एक्साइज कमिश्नर के अंडर होंगे, एक्साइज ऑफिसर के अंडर होंगे। तो वो क्या करेंगे कि ऑफिसर इंचार्ज को रहने के लिए उतना देर जितना देर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है तब तक के लिए एक रूम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द रूम ऑन द बोर्ड विथ ऑयल पेंट एंड अ सीरियल नंबर। मतलब ये है कि आप यदि देखें, यदि आप छोटी क्लासेस में स्कूल में गए होंगे तो आपके क्लास के सामने एक इतना बड़ा बोर्ड लगा होता था बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसपे लिखा होता था क्लास 1A, क्लास 2B, क्लास 2 3C, ऐसे करके ABC करके, और वो आपको दिखता था दूर से कि यस वो मेरी क्लास है। तो उसी हिसाब से अपन यहाँ पे भी उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहे हैं रूम के, हर रूम के बाहर, और ये बता रहे हैं कि ये रूम इसलिए स्पेसिफाइड है, और उसको ऑयल पेंट से लिखते हैं, उसको एक सीरियल नंबर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैंने डू यहां लिखा है वन एंट्रेंस पॉलिसी के लिए, वन एंट्रेंस पॉलिसी यहां पे भी लागू होती है। उसके बाद बचा नो पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी मैंने आपको बता रखा है, कैन बी पेड इफ प्रोडक्ट या प्रिपरेशन इज, यहां पे पहले प्रिपरेशन इज बीइंग इशूड फ्रॉम द बॉन्डेड लेबोरेटरी। मतलब क्या है कि आप ऐसे तो पे नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट जो वो है रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल हमारा क्या है, रॉ मटेरियल हमारे पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, तो अपन अल्कोहल के लिए तो कभी ड्यूटी पे ही नहीं कर रहे हैं बॉन्डेड में। क्यों? क्योंकि आपसे सिक्योरिटी मनी रखवाई गई है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया आपको कि आपसे एक सिक्योरिटी मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एज सिक्योरिटी रखी जाती है। वो क्यों रखी जाती है? यही कि आप ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं तो उसकी जगह पे उसे रखा जाए, यदि आप ड्यूटी ना पे करते हुए भी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो। अब स्टोरेज इन बल्क, स्टोरेज इन बल्क यहाँ पे मैंने लिखा है 2273, बुक्स के अंदर यही लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छा चलाना है। यदि 2.5 लीटर भी दिया हो तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक, बल्क में स्टोरेज मतलब एक बड़े कंटेनर के अंदर 2.5 लीटर अप टू 2.5 लीटर, और एक्यूरेट तो ये है इतने ml या फिर इतने लीटर, 2.5 लीटर जो है उतना हमें स्टोरेज रखना होता है बल्क के अंदर। अब इशूएबल कंटेनर है, मतलब जिसके अंदर आप इशू कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो 51 ml, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 50 ml, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो इशू क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर प्रोडक्ट जो अपन ने बनाया है उसको इशू करते हैं, तो वो 50 ml का होता है। एंड डिक्लेयर अप टू डेट अकाउंट टू द ऑफिसर ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ। ठीक, सीधी सीधी बात है, जैसा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है, सेम डेट है 5th ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे भी 5th ऑफ एवरी मंथ, तो डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। चलिए, तो इस तरीके से अपन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड के अंदर आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होपफुली आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको ऐसे ही का ऐसे याद करिएगा। होपफुली मुझे लगता है आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा आपको ये जो डिफरेंस है वो कितना ठीक लगा, कितना सही लगा। बाकी तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ेंगे ही, तो उसको भी समझना अपना लास्ट एक्ट होगा लगभग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का।